आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ई लर्न आइडिया में। आज का जो हमारा वीडियो है टर्नर सेकेंड ईयर थ्योरी एमसीक्यू इंपॉर्टेंट थ्योरी एमसीक्यू का पार्ट नंबर 4 है। तो पहले हमने आपका मॉड्यूल वाइज सिलेबस कंप्लीट करके दिया है। अभी हम जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं और जो बार बार पूछे जाते हैं ऐसे तरीके के क्वेश्चंस का हम वीडियो बनाकर आपके सामने ला रहे हैं। तो इसका हमारा पार्ट नंबर 4 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टर्नर सेकेंड ईयर इंपॉर्टेंट थ्योरी एमसीक्यू पार्ट नंबर 4। इसके पहले पार्ट में हमने 25 क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, विच पैरामीटर विल डिसाइड द ड्राइवर एंड ड्रीवन गियर रेशियो टू कट थ्रेड ऑन लेथ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि लेथ पर थ्रेड काटने के लिए ड्राइवर और ड्रीवन गियर रेशियो को कौन सा पैरामीटर निर्धारित करता है। मतलब जब हम कोई भी थ्रेड हम लेथ मशीन पर बनाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, गियर सेटिंग करना। मतलब ड्राइवर कितने टीथ के चाहिए और ड्रीवन कितने टीथ के चाहिए। तो ये पैरामीटर किसके बेसिस पर सेट होता है, जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है मेजर डायमीटर ऑफ वर्क, मतलब जॉब के मेजर डायमीटर पर डिपेंड करता है। दूसरा जॉब के पिच पर डिपेंड करता है। तीसरा जॉब के रूट डायमीटर पर डिपेंड करता है। या फिर चौथा थ्रेड के एंगल पर डिपेंड करता है। तो जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा है कि लेथ मशीन पर थ्रेड काटते समय ड्राइवर और ड्रिवन गियर रेशो को कौन सा पैरामीटर निर्धारित करता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पिच। जब भी हम थ्रेड काटने जाते हैं लेथ मशीन के ऊपर, तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि थ्रेड का पिच कितना है। पिच के अकॉर्डिंग हम चार्ट में देखते हैं, उस चार्ट के अकॉर्डिंग हम गियर को सेट करते हैं। क्वेश्चन, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग आइडलर गियर इन सिंपल गियर ट्रेन। सिंपल गियर ट्रेन में आइडलर गियर का एडवांटेज क्या है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है अफेक्ट गियर रेशो, मतलब गियर रेशो पर प्रभाव डालता है। दूसरा ऑप्शन है डोज नॉट अफेक्ट गियर रेशो, मतलब गियर रेशो पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। तीसरा ऑप्शन है चेंज द स्पीड, मतलब गति बदलता है। या फिर चौथा इजी टू एंगेज, मतलब सरलता से लगाया जा सकता है। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा कि सिंपल गियर ट्रेन में आइडलर गियर का एडवांटेज क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डोज नॉट अफेक्ट गियर रेशो, मतलब गियर रेशो के ऊपर कोई अफेक्ट नहीं करता है। आइडलर गियर क्या करता है, ड्राइवर का जो पावर को ड्रीवन तक पहुंचाने का काम करता है। आइडलर जो गियर होता है इसमें कितने भी नंबर के हम गियर को सेट कर सकते हैं, सिर्फ ड्राइवर से ड्रीवन तक पहुंचाने का ही काम होता है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ अ लेथ इज यूज टू कैच थ्रेड क्विकली। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि लेथ के किस भाग का उपयोग थ्रेड को जल्दी पकड़ने के लिए किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टूल पोस्ट, दूसरा टॉप स्लाइड, तीसरा चेसिंग डायल, चौथा क्रॉस स्लाइड। तो जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा है कि लेथ के किस भाग का उपयोग थ्रेड को जल्दी पकड़ने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चेसिंग डायल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ थ्रेड। तो स्क्रीन के ऊपर जो थ्रेड आपको दिखाया गया है, तो इस थ्रेड का यूज क्या है ये आपको पूछा गया है। तो सबसे पहले इसे थ्रेड का यूज जानने के लिए आपको थ्रेड के एंगल दिया है, सिर्फ एंगल के ऊपर से आपको थ्रेड का नाम पता होना चाहिए, तभी जाकर आप इसका यूज जान सकते हो। तो जो थ्रेड का एंगल दिया 45 डिग्री दिया, तो 45 डिग्री कौन से थ्रेड का एंगल होता है, बटरस थ्रेड का। अभी हमने थ्रेड का पता लगा लिया है, बटरस थ्रेड है। तो बटरस थ्रेड का उपयोग क्या है, जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है यूज्ड इन कारपेंटर वॉइस, मतलब कारपेंटर वॉइस में उपयोग किया जाता है। दूसरा स्क्रू जैक में उपयोग किया जाता है। तीसरा नट और बोल्ट में उपयोग किया जाता है। या फिर चौथा मशीन वॉइस में उपयोग करते हैं। तो जो हम इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो थ्रेड का एंगल दिखाया गया इसके बेसिस पर जो हमारा थ्रेड है बटरस थ्रेड का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर है यूज्ड इन कारपेंटर वॉइस में बटरस थ्रेड का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड बटरस थ्रेड का उपयोग निम्नलिखित में से कौन सा है। जिसके लिए पहला ऑप्शन स्क्रू जैक, दूसरा लीड स्क्रू, तीसरा कारपेंटरी वॉइस, चौथा जनरल पर्पस नट एंड बोल्ट। तो हमें क्वेश्चन में जब पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा बटरस थ्रेड का उपयोग है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कारपेंटरी वॉइस, जो इसके पहले के क्वेश्चन में मैंने आपको प्रॉपरली समझाकर दिया है। क्वेश्चन, कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ बटरस थ्रेड डायमीटर 30 मिलीमीटर, पिच 3 मिलीमीटर।
तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बटर थ्रेड का डायमीटर दिया 3 मिलीमीटर का और पिच दिया है 30 मिलीमीटर का और पिच दिया है 3 मिलीमीटर का। तो इसका डेप्थ हमें कैलकुलेशन करना है। तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जो मैं मॉड्यूल वाइज जो क्लास करवाया उसमें भी हमने आपको सॉल्व करके दिया है। इसके लिए पहला ऑप्शन 1.25 मिलीमीटर, दूसरा 1.5 मिलीमीटर, तीसरा 2.25 मिलीमीटर, चौथा 3 मिलीमीटर। तो जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि बटर थ्रेड का डायमीटर 30 मिलीमीटर और पिच 3 मिलीमीटर है, तो इसका डेप्थ कितना होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2.25 मिलीमीटर। बटर थ्रेड का डेप्थ कैलकुलेशन का फॉर्मूला होता है 0.75 इंटू पिच। तो 0.75 इंटू 3 करेंगे तो इसका आंसर आता है 2.25 मिलीमीटर। व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्क्वायर थ्रेड? स्क्वायर थ्रेड का उद्देश्य क्या है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टू ट्रांसमिट पावर, मतलब पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। दूसरा टू मेक एडजस्टमेंट, मतलब एडजस्टमेंट करने के लिए। तीसरा जनरल फास्टिंग के लिए। चौथा क्लैंपिंग के लिए। तो जो हम इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्क्वायर थ्रेड का उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए टू ट्रांसमिट पावर, मतलब पावर को ट्रांसमिट करने के लिए स्क्वायर थ्रेड का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन, what is the width of the tool to cut a square thread of 60 into 9 मिलीमीटर पिच? ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ कि एक स्क्वायर थ्रेड का साइज दिया है 60 इंटू 9 मिलीमीटर, तो इसका थ्रेडिंग करते समय टूल का विड्थ कितना होगा? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 4.5 मिलीमीटर, दूसरा 9.5 मिलीमीटर, तीसरा 9 मिलीमीटर, चौथा 8.5 मिलीमीटर। तो जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा है कि स्क्वायर थ्रेड कट करते समय टूल का चौड़ाई कितना होगा, जो साइज दिया है 60 इंटू 9 मिलीमीटर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ये 4.5 मिलीमीटर। तो टूल स्क्वायर थ्रेड का टूल बिट कैलकुलेशन का फॉर्मूला होता है पिच डिवाइडेड बाय 2। तो पिच कितना दिया है 9, 9 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर है 4.5 मिलीमीटर। क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पिच एंड लीड ऑफ सिंगल स्टार्ट थ्रेड? सिंगल स्टार्ट थ्रेड में लीड और पिच के बीच का संबंध क्या होता है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन लीड इज ट्वाइस द पिच, मतलब पिच लीड पिच के दोगुना होता है। दूसरा लीड इज हाफ द पिच, मतलब लीड पिच के आधा होता है। तीसरा लीड इज इक्वल टू पिच, मतलब लीड पिच के बराबर होता है। या फिर चौथा लीड इज 1/4 डिवाइडेड बाय पिच, मतलब लीड 1/4 पिच होता है। तो जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक सिंगल स्टार्ट थ्रेड का पिच और लीड के बीच का संबंध क्या होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी लीड इज इक्वल टू पिच। सिंगल स्टार्ट थ्रेड में लीड इज इक्वल टू पिच होता है और डबल स्टार्ट ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड में पिच इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट होता है लीड। क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस? तो स्क्रीन के ऊपर जो डिवाइस आपको दिखाया गया है, तो इस डिवाइस को क्या कहते हैं? इसके लिए पहला ऑप्शन है ड्राइविंग प्लेट, दूसरा कैच प्लेट, तीसरा सोल्ड फेस प्लेट, चौथा कैट प्लेट। तो जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो आपको लेते एसेसरीज आपको दिखाया गया, तो इस एसेसरीज का नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी सोल्ड फेस प्लेट। ये जो आपको दिखाया गया ये स्लॉटेड फेस प्लेट है। क्वेश्चन, कैलकुलेट पिच डायमीटर ऑफ M24 इंटू 3 मिलीमीटर स्क्वायर थ्रेड। M24 इंटू 3 मिलीमीटर स्क्वायर थ्रेड का पिच डायमीटर कैलकुलेशन करने के लिए कहा गया है, जिसके लिए पहला ऑप्शन है 21 मिलीमीटर, दूसरा 21.5 मिलीमीटर, तीसरा 22.5 मिलीमीटर, चौथा 24 मिलीमीटर। तो जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि M24 इंटू 3 मिलीमीटर स्क्वायर थ्रेड का पिच डायमीटर कितना होगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 22.5 मिलीमीटर। जो हमारा पिच डायमीटर का फॉर्मूला होता है पिच डिवाइडेड बाय मेजर डायमीटर, पिच डायमीटर का फॉर्मूला होता है मेजर डायमीटर माइनस सिंगल डेप्थ। तो सिंगल डेप्थ मतलब सिंगल डेप्थ का फॉर्मूला होता है पिच इंटू 0.5 इंटू पिच। तो 0.5 इंटू पिच जब हम करते हैं, जैसे 0.5 इंटू 3 करते हैं तो इसका आंसर आता है 1.5 मिलीमीटर। तो 24 मिलीमीटर से 1.5 मिलीमीटर माइनस करते हैं तो इसका आंसर आता है 22.5 मिलीमीटर। क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पिच एंड लीड इन मल्टी स्टार्ट थ्रेड? मल्टी स्टार्ट थ्रेड में पिच और लीड के बीच का संबंध क्या है? जो मैंने इसके दो क्वेश्चन पहले भी आपको ये वाला इसका आंसर बताया था। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है लीड इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टार्ट इंटू पिच, दूसरा लीड इज इक्वल टू पिच, तीसरा लीड इज इक्वल टू 1/2 इंटू पिच, चौथा लीड इज इक्वल टू 1/3 इंटू पिच। तो जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा है कि मल्टी स्टार्ट थ्रेड में पिच और लीड के बीच का संबंध क्या होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए लीड इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टार्ट इनटू पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नोज कटर विड्थ ऑफ स्क्वायर थ्रेड टूल? स्क्वायर थ्रेड टूल की नोज कटर की विड्थ कितनी होती है?
तो इसके लिए पहला ऑप्शन 0.5 इंटू पिच, दूसरा पिच डिवाइडेड बाय 0.5, तीसरा 2 इंटू पिच, चौथा 0.6134 इंटू पिच। तो जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा है कि स्क्वायर थ्रेड टूल का नोज कटर की चौड़ाई कितनी होती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 0.5 इंटू पिच। What is the formula to find out gear ratio to cut metric thread on British lathe? मेट्रिक थ्रेड को ब्रिटिश लेथ पर कट करते समय गियर रेशियो कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ड्राइवर डिवाइडेड बाय ड्रीवन इज इक्वल टू लीड टू बी कट इन इंच ऑन जॉब इंटू 5 डिवाइडेड बाय लीड ऑफ लीड स्क्रू इन मिलीमीटर इंटू 127। दूसरा ऑप्शन है लीड टू बी कट इन इंच ऑन जॉब इंटू 127 divided by lead of lead screw in millimeter into 5। तीसरा ऑप्शन है लीड टू बी कट इन इंच ऑन जॉब इंटू टीपीआई ऑन लीड स्क्रू इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5। चौथा ऑप्शन लीड टू बी कट इन इंच ऑन जॉब इंटू टीपीआई ऑन लीड स्क्रू इंटू 127 डिवाइडेड बाय 5। तो जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा है कि मेट्रिक थ्रेड को ब्रिटिश लेथ पर कट करने के लिए गियर रेशियो कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी लीड टू बी कट इन इंच ऑन जॉब इंटू टीपीआई ऑन लीड स्क्रू इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5। तो ये जो क्वेश्चन है इसका मैं सॉल्यूशन के साथ आपको एग्जांपल के साथ सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया है गियर रेशियो कैलकुलेशन का, जो मेरे चैनल पर ऑलरेडी है, जहां से आप देख सकते हो। क्वेश्चन calculate the pitch diameter of M64 into 6 millimeter 6 millimeter square thread। M64 into 6 millimeter square thread के पिच डायमीटर का गणना करें, जो मैं 2-3 क्वेश्चन के पहले भी आपको कैलकुलेशन करके बताया था, जो फार्मूला हम यूज करते हैं। इसके लिए पहला ऑप्शन है 58 मिलीमीटर, दूसरा 60 मिलीमीटर, तीसरा 61 मिलीमीटर, चौथा 62 मिलीमीटर। तो जो हम इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि M64 इंटू 6 मिलीमीटर स्क्वायर थ्रेड के पिच डायमीटर कितना होगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 61 मिलीमीटर। एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आप देख सकते हो, पिच डायमीटर इज इक्वल टू मेजर डायमीटर माइनस सिंगल डेप्थ इनटू पिच होता है। तो जो पिच डायमीटर दिया, मेजर डायमीटर हमारा 64 मिलीमीटर माइनस 0.5 इंटू 6, तो इसका जब हम कैलकुलेशन करते हैं 0.5 इंटू 6, तो इसका आंसर आता है 3। तो 64 मिलीमीटर से 3 मिलीमीटर माइनस करते हैं तो इसका आंसर आता है 61 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the diameter of the best size wire in the 3-wire measurement of pitch diameter of an external screw thread depends upon। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है कि सर्वोत्तम आकार के वायर का डायमीटर 3-वायर मेथड में एक बाहरी स्क्रू थ्रेड के पिच डायमीटर की माप पर निर्भर करता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है मेजर डायमीटर इनटू पिच एंड हेलिक्स एंगल, दूसरा मेजर डायमीटर पिच एंड थ्रेड एंगल, तीसरा पिच एंड हेलिक्स एंगल, चौथा पिच एंड थ्रेड एंगल। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि जब हम 3-वायर मेथड के सहायता से थ्रेड का पिच डायमीटर को चेक करते हैं तो उस समय कौन से पैरामीटर डिपेंड करता है कि थ्रेड का डायमीटर कितना होना चाहिए, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी पिच एंड थ्रेड एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट of external BSW thread cannot be formed with a single point threaded cutting tool during threading। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि थ्रेडिंग के दौरान सिंगल पॉइंट थ्रेडिंग के दौरान सिंगल पॉइंट थ्रेड कटिंग टूल से बाहरी BSW थ्रेड के निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व नहीं बनाया जा सकता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है रूट, दूसरा ऑप्शन है हेलिक्स एंगल, तीसरा ऑप्शन है थ्रेड एंगल और चौथा ऑप्शन है क्रेस्ट। तो जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि थ्रेडिंग के दौरान सिंगल पॉइंट थ्रेड कटिंग टूल से एक्सटर्नल BSW थ्रेड के निम्नलिखित तत्व में से कौन सा तत्व नहीं बनाया जा सकता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी क्रेस्ट। क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कैम, कैम का फुल फॉर्म क्या है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा सेंट्रलाइज्ड एडवांस मशीन मैन्युफैक्चरिंग, तीसरा कंप्यूटराइज्ड एडवांस मशीन टूल, चौथा कंप्यूटराइज्ड एप्लीकेबल मेथड। तो जो हमें सीएनसी रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा है कि कैम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कैड, कैड का फुल फॉर्म क्या है, जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कंप्यूटराइज्ड एडवांस डेवलपमेंट,
दूसरा कंप्यूटराइज एडेड डिजाइनिंग, तीसरा सेंट्रलाइज एडवांस डाटा स्टोरेज, चौथा कंप्यूटर एप्लीकेबल डाटा स्टोरेज। तो हमें क्वेश्चन में जो पूछा है कि कैड का फुल फॉर्म क्या है, तो कैड का फुल फॉर्म होता है ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटराइज एडेड डिजाइनिंग। क्वेश्चन, हाउ मेनी एक्सेस इन द सीएनसी लेथ मशीन, सीएनसी लेथ मशीन में कितने एक्सेस होते हैं। इसके लिए पहला ऑप्शन है 2 एक्सेस एक्स एंड जेड, दूसरा 3 एक्सेस एक्स वाई जेड, तीसरा मल्टी एक्सेस मोर देन 3, मतलब 3 एक्सेस से ज्यादा होते हैं, या फिर चौथा वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल 2 एक्सेस। तो जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा है कि सीएनसी लेथ मशीन में कितने एक्सेस होते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 एक्सेस होते हैं, एक्स और जेड एक्सेस। क्वेश्चन, what do you mean by ATC preparation of part programming axis convention of CNC lathe machine। पार्ट प्रोग्रामिंग एक्सिस समझौते की एटीसी तैयारी से आप क्या तात्पर्य है, मतलब इस क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा है कि एटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है सीएनसी लेथ मशीन के रिगार्डिंग। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है अल्टरनेट टूल सेंटर, दूसरा ऑटोमेटिक टूल चेंजर, तीसरा ऑटोमेटिक टूल चेकिंग, चौथा एक्सिलरी टूल चेकिंग। तो जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा है कि सीएनसी पार्ट प्रोग्राम में सीएनसी लेथ मशीन के रिगार्डिंग एटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑटोमेटिक टूल चेंजर। क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय एचएमसी एक्सिस कन्वेंशन ऑफ सीएनसी मशीन, सीएनसी मशीन के एचएमसी एक्सिस कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, मतलब सीएनसी मशीन में एचएमसी का फुल फॉर्म क्या होता है, जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल मार्किंग सेंटर, दूसरा हॉरिजॉन्टल मशीनिंग सेंटर, तीसरा हॉरिजॉन्टल मेजरिंग काउंटर, चौथा हॉरिजॉन्टल मशीनिंग काउंटर। तो जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा है कि एचएमसी का फुल फॉर्म क्या होता है सीएनसी मशीन, सीएनसी लेथ मशीन में, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हॉरिजॉन्टल मशीनिंग सेंटर। क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब क्या होता है। जिसके लिए पहला ऑप्शन है द कोऑर्डिनेट सिस्टम इज अ 2 डायमेंशनल नंबर लाइन, मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम एक 2 डायमेंशनल नंबर लाइन है। दूसरा, इट इज ओनली द डायरेक्शन ऑफ स्पिंडल रोटेशन, मतलब यह केवल स्पिंडल के घूमने की दिशा है। तीसरा, द कटिंग टूल हैज टू मूव इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, मतलब कटिंग टूल को लंबवत दिशा में चलना होता है। या फिर चौथा, द वर्क टेबल हैज टू मूव रेडियल फॉर 180 डिग्रीज, मतलब वर्क टेबल को 180 डिग्री के लिए रेडियल रूप से मूव करना होता है। तो जो हम इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब क्या होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द कोऑर्डिनेट सिस्टम इज अ 2 डायमेंशनल नंबर लाइन, मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम एक 2 डायमेंशनल नंबर लाइन होता है। क्वेश्चन, विच एक्सिस द स्पिंडल मूव ऑन वर्टिकल मशीनिंग सेंटर, वर्टिकल मशीनिंग सेंटर पर स्पिंडल किस एक्सिस पर मूव होती है। इसके लिए पहला ऑप्शन है जेड एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस, तीसरा एक्स एक्सिस, चौथा बी एक्सिस। तो हमें क्वेश्चन में जो पूछा है कि वर्टिकल मशीनिंग सेंटर पर स्पिंडल किस एक्सिस पर मूव करती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेड एक्सिस पर। क्वेश्चन, व्हाट इज द बेसिस ऑफ एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट पॉइंट, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट पॉइंट का बेस क्या होता है। जिसके लिए पहला ऑप्शन है बेस्ड ऑन द लास्ट पॉइंट एंटर्ड, दूसरा बेस्ड ऑन द ऑरिजिन 0 0, तीसरा बेस्ड ऑन द वर्क एंड पॉइंट, या फिर चौथा बेस्ड ऑन द टूल ज्योमेट्री ओनली। तो जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा है कि एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट पॉइंट का बेस क्या होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेस्ड ऑन द ऑरिजिन 0 0। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोड इज सुटेबल फॉर स्पिंडल रोटेशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, निम्नलिखित में से कौन सा कोड स्पिंडल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने के लिए उपयुक्त होता है। जिसके लिए पहला ऑप्शन है G02, दूसरा M03, तीसरा M03 G03, चौथा M04। तो हम इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोड स्पिंडल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने के लिए उपयुक्त होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, M03। क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय सिमुलेशन, सिमुलेशन का मतलब क्या होता है। इसके लिए पहला ऑप्शन है क्रॉस चेकिंग ऑफ प्रोग्रामेबल डाटा, दूसरा फाइंडिंग आउट ऑफ वर्क ऑफसेट वैल्यू, तीसरा फाइंडिंग आउट ऑफ टूल ज्योमेट्रिकल वैल्यू, चौथा एडिटिंग ऑफ रिलेटेड पार्ट प्रोग्राम। तो जो हम इस क्वेश्चन में पूछा है कि सिमुलेशन से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रॉस चेकिंग ऑफ प्रोग्रामेबल डाटा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमांड द G02 कोड इंडिकेट, G02 कोड निम्नलिखित में से किस कमांड को इंगित करता है। जिसका पहला ऑप्शन है लीनियर इंटरपोलेशन,
दूसरा सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तीसरा सर्कुलर इंटरपोलेशन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, चौथा क्रॉस सेक्शनल इंटरपोलेशन। तो जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा है कि G02 कोड निम्नलिखित में से किस कमांड को इंडिकेट करता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। विच कोड सुटेबल फॉर सर्कुलर इंटरपोलेशन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सर्कुलर इंटरपोलेशन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शनल के लिए कौन सा कोड उपयुक्त है, जिसके लिए पहला ऑप्शन है G01, दूसरा G02, तीसरा G03, चौथा G04। तो जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा है कि सर्कुलर इंटरपोलेशन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए कौन सा कोड उपयुक्त है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, G03। Which code is suitable for tool nose radius computation at right angle, right side? टूल नोज रेडियस कंप्यूटेशन के लिए दाएं तरफ कौन सा कोड उपयुक्त है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है G50, दूसरा G42, तीसरा G40, चौथा G41। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि टूल नोज रेडियस कंपनसेशन के लिए दाएं तरफ कौन सा कोड उपयुक्त है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, G42। तो इस तरीके से जो आज का हमारा क्लास था टर्नर सेकेंड ईयर इंपॉर्टेंट थ्योरी एमसीक्यू, जिसमें हमने आपको इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है। आगे भी इसी तरीके से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व करते रहेंगे आपके एग्जाम होने तक। इसी तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।